नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक परंपरा बन चुकी है। चुनाव पंचायत का हो या फिर लोकसभा का, चुनाव कोई भी हो, कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें राजनीतिक हत्याएं ना हो। ऐसे में इन राजनीतिक हत्याओं और उनके कारणों पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्तारूढ़ दल को किसी विपक्षी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलती है तो हिंसा की घटनाएं तेज हो जाती हैं। यह सिलसिला वाम मोर्चा और उसके पहले कांग्रेस की सरकार के दौर में जारी रहा है। इसी कड़ी में अब तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी की ओर से मिलने वाली कड़ी चुनौती की वजह से राज्य में जगह जगह हिंसा की घटनाएं तेज हो रही हैं। कोरोना और इसकी वजह से होने वाले लॉकडाउन में भी ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग सका है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि साल 2018 के पंचायत चुनाव से लेकर अब तक उसके करीब 100 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इनके लिए आपसी रंजिश और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराती रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक हत्याओं में से 12 बंगाल में हुई। लेकिन उसी साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को जो एडवाइजरी भेजी थी उसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 96 हत्याएं हुई हैं और लगातार होने वाली हिंसा गंभीर चिंता का विषय है। उसके बाद एनसीआरबी ने सफाई दी थी कि उसे पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों के आंकड़ों पर स्पष्टीकरण नहीं मिला है, इसलिए उसके आंकड़ों को फाइनल नहीं माना जाना चाहिए। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुई। उस साल अगस्त में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पर्चा जारी कर दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने 62 काडर की हत्या कर दी। दरअसल वह दौर तृणमूल कांग्रेस के मजबूती से उभरने का था। नंदीग्राम और सिंगूर में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी थीं और राज्य में उनके कार्यकर्ता वर्चस्व की होड़ में जुटे थे। 1980 और 1990 के दशक में जब बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, अक्सर वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच हिंसा होती रहती थी। 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु की ओर विधानसभा में पेश आंकड़ों में कहा गया था कि 1988-89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। उनमें से 34 माकपा के थे और 19 कांग्रेस के। बाकियों में वाम मोर्चा के घटक दलों के कार्यकर्ता शामिल थे। उस समय माकपा के संरक्षण में कांग्रेसियों की कथित हत्याओं के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी। पार्टी ने ज्ञापन में दावा किया था कि वर्ष 1989 में पहले 50 दिनों के दौरान उसके 26 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। एनसीआरबी के आंकड़ों से साफ है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में ऐसी हिंसा में 16 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। उनमें से 44% यानी 7 घटनाएं इस राज्य में हुई थी। राज्य में बीजेपी के मजबूती से उभरने के बाद से राजनीतिक हिंसा और हत्याओं का सिलसिला लगातार तेज हुआ है। वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 50 लोगों की हत्या हुई थी। हालांकि बीजेपी नेता 100 से ज्यादा होने का दावा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंसा और राजनीतिक हिंसा के लिए कटघरे में खड़ी तृणमूल कांग्रेस सरकार का बचाव करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने तब कहा था, पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। 1990 के दशक में माकपा के शासन में काल में 400 लोग मारे गए थे। वर्ष 2003 के चुनाव में भी 40 लोगों की हत्या हुई थी। इसके मुकाबले कुछ दर्जन घटनाएं सामान्य हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर इस हिंसा के शिकार तृणमूल कांग्रेस के लोग भी होते रहे हैं।
बीते साल 10 फरवरी को नदिया जिले में विधायक सत्यजीत विश्वास की उनके घर के सामने ही सरस्वती पूजा पंडाल में बेहद करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय समेत कई नेता इस मामले में अभियुक्त हैं। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच झगड़ा कब से शुरू हुआ यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसने तेजी पकड़ी बीते साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद। वर्ष 2014 में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को जब राज्य की 42 में से 18 सीटें मिल गईं, तो वह वाम मोर्चा और कांग्रेस को पछाड़ते हुए प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर सामने आई। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भी भगवा खेमे में शामिल हो गए। उस झटके के बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद का सहारा लेते हुए खासकर उन इलाकों में दोबारा पैठ जमाने का प्रयास तेज किया जहां बीजेपी को कामयाबी मिली थी। वर्चस्व की इस लड़ाई में संघर्ष लाजमी था। नतीजतन राज्य में लगातार हिंसा की खबरें मिल रही हैं। बंगाल में कानून और व्यवस्था में कथित गिरावट और बढ़ते आपराधिक मामलों के विरोध में बीते सप्ताह बीजेपी के नवांग राज्य सचिवालय अभियान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस अभियान को रोकने के लिए सचिवालय जाने वाले हर रास्ते को बंद कर भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके हजारों की तादाद में वहां पहुंचने वाले समर्थकों और कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से जगह जगह हिंसक भिड़ंत हुई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। कई जगह सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान दर्जनों लोग घायल हो गए। पार्टी की निगाहें अगले साल चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज होने पर है। बीजेपी जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी रैलियों में यह दावा कर चुके हैं। कथित हत्याओं के ऐसे तमाम मामलों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता निशाने पर हैं और तृणमूल कांग्रेस कटघरे में। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी इन घटनाओं के लिए राज्य प्रशासन और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह महज संयोग ही नहीं है कि हाल के महीनों में बीजेपी के जिन आधा दर्जन नेताओं की मौतें हुई हैं, उनमें से ज्यादातर के शव रहस्यमय परिस्थितियों में पेड़ या खंभे से लटकते बरामद हुए हैं। वैसे यह तो कहा ही जा सकता है कि इन हत्याओं के पीछे राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन तैयार की जाती है और चुनाव में यह इसलिए उगी फसल काटी जाती है। इस समय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और यह चुनाव भी हत्याओं से अछूता नहीं रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।